विस्तार से चर्चा करना संभव नहीं होता है। विस्तार से चर्चा करना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। समितियों को एक मंच के रूप में प्रयोग कर प्रस्तावित कानूनों पर चर्चा की जाती है। प्रस्तावित कानूनों पर चर्चा की जाती है। नेक्स्ट पढ़ लिखिए। देखिए, सांसदों को उनकी विशेषज्ञता और रुचि के अनुसार अलग अलग समितियों में रखा जाता है। ताकि उस विशिष्ट क्षेत्र में एक विस्तृत और बेहतर नीति का निर्माण किया जा सके। बेहतर नीति का निर्माण किया जा सके। सबका हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है। नहीं, तुम्हारा ठीक है। देखें, तुम्हारा ख़राब है तो ठीक करें। गंदा है तो गंदा है, ख़राब ठीक करना होगा ना। ठीक है, तुम्हारा ठीक है। हैंडराइटिंग अगर ख़राब है तो सुधारो उसको। हैंडराइटिंग ख़राब दो ही तरीके से होता है। ठीक है, एक तो जो है राइटिंग जो है ऐसे जा रहा है, मतलब स्टाइलिस्ट कर रहे हैं उसको। राइटिंग ऐसे रखोगे, सीधा वर्ड्स को ऐसे रखोगे। और कभी होता है ना कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मान लीजिए टीचर हैं तो बात अलग है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे मान लीजिए किए ऐसे लिखिए आपदा, है ना, ऐसे लिख दिए आपदा। तो होता है ना कि देखो गलती क्या होता है कि हम लोग जैसे मान लीजिए एक लाइन है यहाँ पे, अब किसी लाइन में मान लीजिए आप 5 वर्ड लिखें, किसी लाइन में आप 8 वर्ड लिख रहे हैं, किसी में 4 वर्ड लिख रहे हैं, तो आपका राइटिंग खराब होगा। आप एवरेज बनाइए कि हमको एक लाइन में इतना वर्ड ही लिखना है। ठीक है, और बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं, एवरेज कर लो। एक वर्ड में माना जाता है कि एक लाइन में 5 वर्ड सफिशिएंट होता है। 5 वर्ड मतलब आप हाँ की क्या छोड़ दीजिए, जो वर्ड्स है उसको लिखना है। दूसरा है कि जब भी आप ये लिखते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत लोग ऐसे लिखता है,
तो यहाँ पे गैप बहुत होता है। ये गैप होगा, नहीं देखते हैं दांत में अगर गैप होगा बहुत तो दांत खराब लगता है देखने में ना, तो यहाँ पे राइटिंग भी खराब लगता है, समझ में आया? तो इसलिए इसको गैप को क्या होता है, बहुत लोग का दांत अगर बहुत गैप होता है तो उसमें जो है वो चांदी डलवा देता है ना, कि मतलब गैप जो है भर जाए, ठीक है। तो इसको आपको गैप को कम करना होगा, समझ में। और तीसरा आता आपदा लिखें, और कहीं पे प्रबंधन जो है यहाँ लिखें, कहीं पे जो है कि परिभाषा यहाँ लिखें। तो क्या होता है, इसके और एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में गैप एक समान होना चाहिए। मालूम चला कहीं पे जो है 3 सेंटीमीटर का जो है गैप है, कहीं पे जो है 5 सेंटीमीटर गैप है, और कहीं पे जो है 1 सेंटीमीटर का भी गैप नहीं है, तो ऑटोमेटिक राइटिंग खराब होगा ही। तो इस पर खाली ध्यान देना है और स्पीड पे ध्यान देना है। स्पीड लिखोगे खराब होगा तो उसी स्पीड में लिख के ठीक करना है, ताकि स्पीड तो लिखना ही पड़ेगा। स्पीड नहीं लिखोगे तो मेंस का क्वेश्चन छूट जाएगा, और जब छूट ही जाएगा तो क्या फ़ायदा। तो रिजल्ट निकालने का, मेंस निकालने का पहला जो कंडीशन क्या होता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। पहला तरीका ये है, अगर छूट गया आप वहीं बाहर हो गए। अगर एक क्वेश्चन छोड़े 40 नंबर खत्म। अरे आता हो नहीं आता तो बात की बात है ना। पहले तो आपको लिखना है, और नहीं कैसे आएगा, आपके पास इतना ऑप्शन है उसमें। ऐसा तो है नहीं कि आपका कंपल्सरी है कि इसी को आंसर लिखना है, वो नहीं आएगा तो आप दूसरा को आंसर पकड़िए। अब एकदम में चारों में से क्वेश्चन 2 को नहीं आ रहा है तो पढ़ के ही नहीं गए हैं इसका मतलब, तो फिर ऐसे भी नहीं आएगा। तो जब नहीं पढ़ के गए हैं तो फिर आशा भी नहीं करेंगे। बहुत आशा कौन करेगा, जो थोड़ा मेहनत करके गया है। अब मेहनत नहीं करके आपको पहले से पता है कि लिख देते हैं हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, क्योंकि पढ़े तो है नहीं, आपको पता है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम कहाँ होता है, जो मेहनत करके गया है उसके लिए होता है। पहला होता है कि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो आपको अगर 4 क्वेश्चन लिखना है, 4 क्वेश्चन लिखना है, समझ में आया। दूसरा होता है कि हम लोग शुरुआत में क्या करते हैं ना, कि जो है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में ना बहुत टाइम देते हैं। पहला क्वेश्चन लिए एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख रहे हैं, सोच सोच के लिख रहे हैं, पूरा सजा सजा के लिख रहे हैं, मालूम चला 1.5 घंटा एक क्वेश्चन में लगा दिए। बाद में 1.5 घंटा मालूम चला कि जो है 3-4 क्वेश्चन में लगा रहे हैं, फंस गए। इक्वल देना है आपको, टारगेट करना है कि आपको एक क्वेश्चन में 25-30 मिनट, आधा घंटा देना, आधा घंटा में आपको लिख के निकल जाना है। तो हर क्वेश्चन को एवरेज देंगे तब ना, एक क्वेश्चन बढ़िया लिखेंगे, बाकी टाइम कम हो गया, जैसे मन वैसे लिखते हुए निकल गए, कहीं घिसट घिसट के निकाल दिए, क्योंकि भर जाना चाहिए किसी तरह 5 पेज नहीं भरना है। इफेक्टिव चीज़ को लिखना, ये एकदम छोड़ दो कि मतलब 5 पेज 8 पेज लिखेंगे तो नंबर आता है, नहीं। अगर आप 4 पेज भी लिखे ना, इफेक्टिव लिखे तो नंबर आ जाएगा। हम देखें पिछले बार जो है बहुत का एक बहाना मिल गया था, बहुत का जो है RTI डाल के कॉपी चेक करवाए थे। तो मतलब चेक करके आओ कि कॉपी में तुम्हारा नंबर कितना आया है और कितना पेज लिखे। वो 4 पेज लिखा, इफेक्टिव लिखा, अच्छा नंबर आया, 27 नंबर भी आया, 26 नंबर भी आया है, समझ में। 4 पेज में ही, 4.5 पेज में ही, कोई जोरे नहीं कि 8 पेज लिखिएगा तो नंबर आएगा। 4 पेज लेकिन इफेक्टिव लिख के आया है, 5 पेज इफेक्टिव लिख के आया है तो अच्छा नंबर आएगा। कंटेंट अच्छा होना चाहिए। 40 नंबर में मैक्सिमम आपको 27-28 नंबर आ जाएगा, और का 32 नंबर उठा लोगे। हाँ, 70% बहुत हो जाता है क्या। एवरेज तो 20-22 होता है, एवरेज 20-22 नंबर एवरेज होता है। अगर आप 22 नंबर से अगर 5 और 6 नंबर अधिक उठा रहे हैं तो आप बहुत लीड में हैं, समझ में। 28 नंबर आपका चला जाएगा, बहुत एक्सीलेंट होगा तो, लेकिन वो जाता नहीं है। बहुत अपवाद अगर किसी को मिल गया 30 नंबर तो मिल गया, लेकिन 28 नंबर मैक्सिमम मान के चलो। तो 28 नंबर उठा रहे हो, अब 70% मार्क्स उठा के आ रहे हो, ठीक है। आपको उतना चाहिए भी नहीं, है ना। हाँ, तो सिंपल सा समझो कि आपको हर क्वेश्चन में आपको एवरेज जो है समय देना है, इफेक्टिव आपको आंसर लिखना है, कम लिखना है लेकिन इफेक्टिव लिखना है। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। कंटेंट और प्रेजेंटेशन अच्छा है, प्रस्तुतिकरण और कंटेंट अच्छा है, नंबर आएगा, ये गारंटी हम दे रहे हैं। अगर कंटेंट अच्छा है, प्रेजेंटेशन बहुत ख़राब है तो भी नंबर नहीं आएगा।
जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि मान लीजिए किसी लड़की में बहुत गुण है, उसको अच्छा खाना बनाना आता है ना, अच्छा खाना बनाने आता है, उसका नॉलेज भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सुंदरता कम होता है, सुंदरता नहीं होता है, तो लोग रिजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि सुंदर नहीं है। गुण है, लेकिन पहला प्रतिक्रिया क्या होता है? गुण तो बाद में मालूम चलेगा ना, पहला जो इम्प्रेशन क्या होता है कि सुंदर है कि नहीं है, तो सुंदरता चेक किया जाता है। तो आंसर का पहला जो इम्प्रेशन होता है वो होता है प्रेजेंटेशन पे। एग्जामिनर जब कॉपी उल्टेगा ना तो देखेगा प्रेजेंटेशन इसका कितना अच्छा है। जब प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तब ना बात आगे बढ़ाएगा, तब वो पढ़ेगा, अच्छा इसमें ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये बनाया है, देखेगा, पढ़ेगा, कंटेंट भी अच्छा है। मतलब बोले ना कि मतलब सुंदरता के साथ जो है गुण है ना, नंबर दे दिया, मजबूर हो गया देने के लिए। तो जब तक आपका आंसर वो पढ़ेगा नहीं बढ़िया से, तब तक नंबर देगा नहीं, और पढ़ाने के लिए आपको मजबूर करना पड़ेगा। समझ में आया? पढ़ाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। अब मजबूर कब करेंगे? जब आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया हो, है ना। तो प्रेजेंटेशन का एक पार्ट है हैंड राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए। हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है तो प्रेजेंटेशन का पहला ही पार्ट खराब। मतलब लड़की देखने गया, दांत टूटा हुआ निकल गया तो भाग गए वहीं से, नहीं। तो इसलिए प्रेजेंटेशन में जो है सबसे पहला है कि आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए। बहुत सुंदर ना हो तो बहुत ख़राब भी ना हो, एवरेज राइटिंग है जो पढ़ के समझ ले, ऐसा राइटिंग होना चाहिए। ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है, ठीक है। दूसरा, आप जो है जो भी चीज़ों लिखिए स्पष्ट लिखिए, बहुत घिचबिच नहीं होना चाहिए, मतलब कट कुट बहुत नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखे, यहाँ काट दिए, फिर यहाँ से लिख रहे हैं। कॉपी जितना ख़राब कीजिएगा उतना प्रेजेंटेशन ख़राब होगा। कट नहीं होना चाहिए बहुत, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड कीजिए। जैसे कहीं पे मैप का ये ऐड कीजिए, कहीं पे ग्राफ पाई चार्ट का यूज कीजिए। ये सब क्या होता है? सुंदरता बढ़ाता है। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कान में जो है बढ़िया जो है वो क्या बोलते हैं उसको, हैं? हाँ, हेयरिंग जो पहनते हैं, या मान लीजिए कि हाथ में पहनते हैं, ये सब क्या है? एडन है, सुंदरता बढ़ाने के लिए होता है। उसी तरीके से कॉपी में भी होता है। उस चीज़ों को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं कि वहाँ पे मैप डाल दिए, मैप आप दिखा दिए, फिर जो है वहाँ पे ग्राफ बना दिए, पाई चार्ट बना दिए। कहीं पे मान लीजिए कोड आया, सुप्रीम कोर्ट का पॉलिटी है, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आया, आप उसको बॉक्स में दिखा दिए। अननेसेसरी नहीं, लेकिन नेसेसरी जो लगे उससे रिलेटेड है आप दिखा दें, तो नंबर आपका आएगा। वो देख के समझ जाएगा लड़के का अच्छा है, बहुत सुंदर है, गुण भी है, सुंदरता भी अच्छा है, नंबर देने में मजबूर हो गया तो नंबर देगा। और नहीं तो जो है बहुत अच्छा कंटेंट है, राइटिंग अच्छा नहीं, तो पहले ही वो क्या करेगा, बोलेगा अरे यार ये तो जो है इसके वो पहले ही मान के चले बेकार ही लिखा होगा। समझ में? तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मेंस में जो है ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये चीज़ देखो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है डेवलप होता है, ये चीज़ डेवलप नहीं होता है, ये करना पड़ता है, किसी बार नहीं होगा ये चीज़, आपको करना पड़ेगा डेवलप। आपको अगर राइटिंग खराब है तो राइटिंग सुधारना पड़ेगा, आप में अशुद्धि है तो अशुद्धि दूर करना पड़ेगा, है ना। वर्ड्स में अगर आप नहीं लिख पाते हैं, गलत लिखते हैं, तो उसको दूर करना पड़ेगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे हम कौन वर्ड्स गलत लिख रहे हैं, और उसको जो है आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड नहीं तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। राइटिंग बहुत खराब है तो एक पेज राइटिंग लिखो डेली, हो जाएगा अच्छा, है ना। हाँ, अरे बच्चा बनना, अरे सिलेक्शन लेने के लिए आदमी क्या से क्या कर देता है। 6th क्लास का NCERT हम लोग पढ़ के निकलते थे। हम लोग शुरुआती हम लोग किए थे 6th से लेकर 12th क्लास का NCERT। शुरू में जब मिला हम लोग NCERT पढ़ने के लिए बोला गया तो बोले करे मतलब बेइज्जती लग रहा था, ग्रेजुएशन करके आए हैं 6th क्लास का NCERT पढ़ाओगे तब, अरे तो बेइज्जती हो रहा है। लेकिन महत्व मालूम चला कि 6th से लेकर 12th का NCERT पढ़ने का महत्व क्या होता है। एक बेसिक आपका स्ट्रक्चर ना बड़ा मजबूत हो जाता है, और बहुत कुछ उसमें होता है। सिविल सर्विसेज का जो बेसिक फंडा है कि आपका कम से कम NCERT आपका होना चाहिए। आप टेक्स्ट बुक पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन कम से कम NCERT आप कम से कम पढ़िए। खासकर जो है 6 से लेकर 12 तक एकदम बच्चा में चले जाइए समझने के लिए। 6th क्लास समझ रहे ना, एकदम छोटा बच्चा को समझा रहा हो, है ना, वहाँ से चले जाइए, बेसिक चीज़ समझाएगा आपको।
वो पढ़ के आप निकलेगा ना ऊपर, तब आपका स्ट्रक्चर बहुत, फाउंडेशन बहुत मजबूत रहेगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर जितना आप हाई लेवल में पढ़ेंगे ना, फिर ऑटोमेटिक क्या होगा कि आप उसको एडॉप्ट करते चले जाएंगे। लेकिन अगर बेसिक अच्छा नहीं है ना, बहुत हाई लेवल पे हम पढ़ा भी देंगे, चाहे कहीं भी पढ़ लीजिएगा, तो वो आधा अधूरा रहेगा। वो लगेगा कि समझ में भी आया, नहीं भी आया। यहाँ तो लगेगा समझ में आ गया, बाहर निकलेगा लगेगा कुछ समझ में नहीं आया। होता है ना ऐसा, होता है, इसलिए होता है। और दूसरा है कि भाई अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो संसदीय समितियां अगर हम लोग देखें, तो इसमें 2-3 चीज़ खाली इसमें ध्यान रखना। संसदीय समितियां क्या है, देखो संसद के पास जो है, संसद के पास कार्यों का एक विस्तृत दायरा है, उसका कार्य बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसी विस्तृत दायरे में जो है उसको काम करना होता है। और संसद के पास जो है, जो उसके पास समय होता है वो कम होता है, पहला। दूसरा होता है कि उसके पास विशेषज्ञता भी कम होता है। वो जरूरी नहीं कि संसद में, पार्लियामेंट में जो सदस्य पहुंच रहा है वो सब सदस्य जो है बढ़िया ही हो। ये भी हो सकता है कि उस सदस्य में कोई क्रिमिनल पहुंच रहा है, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, कोई अनपढ़ पहुंच गया, तो उसको तो कुछ पता ही नहीं है। अब उसको इकोनॉमी वाला में मान लीजिए लोक लेखा निधि में रख दीजिएगा, तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या रख दिया है, समझ में। तो हमको विशेषज्ञता चाहिए। तो संसद में से वैसे लोगों को हम विशेषज्ञ, जिनको अनुभव है उस तरीके का, वैसे लोगों को चुनकर हम समितियों में डालते हैं, जिससे क्या हो कि जो है, जो सदन में चर्चा नहीं हो पाता है, उस चीज़ पे जो ध्यान सदन में नहीं जा पाता, उस सदन पे वो समितियां जो है उस चीज़ पे फोकस्ड करें। कोई कमी है तो उसको उजागर करें, और सरकार या विपक्ष उसको क्या करता है कि उसको पूरा करने का प्रयास करता है। तो एक तरह से सरकार के जो प्रशासनिक कार्य है उसकी समीक्षा भी करता है समिति। सरकार का जो है आर्थिक जो नीतियाँ हैं उस पर अंकुश भी रखता है समितियाँ। और जो है सरकार का जो विधायी कार्य है उस विधायी कार्य में रचनात्मक सहयोग भी करता है समितियाँ, समझ में। तो समितियाँ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्व उसका बहुत ज़्यादा है, खासकर पार्लियामेंट्री सिस्टम में। इसलिए क्योंकि सरकार के पास समय की कमी होने के बाद, या पार्लियामेंट में समय की कमी होने के बाद, उस चीज़ों को, उस कमी को जो है पूरा कौन करता है, समितियाँ। समितियाँ साल भर काम करती रहती है, उसकी बैठक चलती रहती है, पार्लियामेंट सेशन चले या ना चले, लेकिन उसका काम चलते रहता है। तो सिंपल से बात है कि पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करता है कि जो है वो सरकार के काम को आसान बनाता है, समझ में। तो सरकार के काम को आसान बनाना एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। और दूसरा, सरकार पर कंट्रोल भी रखता है। सरकार कहीं पर अगर फिजूल खर्ची कर रही है, समितियाँ रिकमेंड करती है कि सरकार इस पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। सरकार अगर मान लीजिए कहीं पे भ्रष्टाचार का भी मामला आता है तो कमेटियाँ जो उस पर उजागर करती है। तो सरकार एक तरह से डरती भी है कमेटियों से, कमेटियाँ हमारा कमियाँ या जो हमारी समस्या उसको उजागर न कर दे। इसलिए इसका जो है महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और समितियाँ एक तरह से जो है बोला जाए विपक्ष का भी काम करती है ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंस जो है समितियों का ज़्यादा है। और समितियाँ जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका उद्भव तो ब्रिटेन से हुआ था, लेकिन भारत में इसका उद्भव जो है 1919 के एक्ट में इसका फर्स्ट टाइम प्रोविज़न किया गया था, और उस प्रोविज़न के बाद गठन किया गया था 1921 में, ठीक है। और 1921 से जो है पार्लियामेंट्री कमेटी यहाँ पे बनने लगा, और आज तक जो है वो कमेटी चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, संसदीय समितियों का महत्व। संसदीय समितियों का महत्व। संसदीय समितियों का महत्व। पहला पॉइंट, यह कार्य विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। पहला पॉइंट, कार्य विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। उसके अंदर में लिखिएगा, संसद के पास, उसके अंदर में संसद के पास
उत्तरदायित्व अधिक है, उत्तरदायित्व मतलब लायबिलिटीज, संसद के पास उत्तरदायित्व अधिक है, जबकि समय का अभाव होता है। लेकिन समितियों के माध्यम से उत्तरदायित्वों को बांट दिया जाता है, मतलब डिवीजन कर दिया जाता है, उत्तरदायित्वों को बांट दिया जाता है। इससे कार्यों का निपटारा, उसी में लिखिए, इससे कार्यों का निपटारा शीघ्र होता है। इससे कार्यों का निपटारा शीघ्र होता है। ठीक है। दूसरा लिखिए, विशेषज्ञता को प्रोत्साहन। विशेषज्ञता को प्रोत्साहन, उसमें लिखिए, किसी उद्देश्य विशेष के लिए समिति का गठन किया जाता है। किसी उद्देश्य विशेष के लिए समिति का गठन किया जाता है तो उसमें उन्हीं लोगों को सदस्य बनाया जाता है, जो उस क्षेत्र के सदस्य होते हैं, नेक्स्ट, गोपनीयता को बनाए रखने में सहायक। गोपनीयता, प्राइवेसी को बनाए रखने में सहायक। गोपनीयता, प्राइवेसी को बनाए रखने में सहायक। संसद को, उसी में लिखिएगा, संसद को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अनेक संवेदनशील विषयों पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अनेक संवेदनशील विषयों पर चर्चा करनी होती है। जिसे खुले सदन में नहीं की जा सकती।
परंतु संसदीय समितियों में इन पर चर्चा की जा सकती है। संसदीय समितियों में इन पर चर्चा की जा सकती है। नेक्स्ट, सत्ता पक्ष, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, चौथा पॉइंट, सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के मध्य संसदीय समितियों के माध्यम से आपसी सामंजस्य एवं सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है। हाँ, सामंजस्य एवं सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है। और लास्ट लिखिए, पांचवा पॉइंट, लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच आपसी सहयोग, लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि क्यों सहयोग को बढ़ावा मिलता है राज्यसभा लोकसभा? आपसी सहयोग में दोनों सदन में क्यों समितियों के माध्यम से जो है सहयोग को बढ़ावा मिलता है? समितियों में दोनों सदनों के बहुत सारे समिति हैं जहाँ पे राज्यसभा लोकसभा दोनों का सदस्य होते हैं। तो दोनों का सदस्य एक समिति में, सदन में तो कभी नहीं मिल सकते हैं, लेकिन समिति में दोनों मिल जाते हैं और जहाँ कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना। आगे लिख लो, क्योंकि दोनों सदनों, ऐसे लिखो, क्योंकि विभिन्न समितियों में, दोनों काट दो, लिखो, विभिन्न समितियों में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। अब शामिल होंगे तो फिर काम वो करते रहेंगे सहयोग करके, दोनों एक दूसरे को सहयोग ही करना है, ठीक है। ये मोटा मोटी जो है महत्व आपका 5 पॉइंट बहुत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा, इसी को एक्सटेंड करके आप बढ़ा सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, कितना हो गया, 2 5 हो गया, ठीक है। तो जो है ये हो गया। अब सिर्फ जो है आप लोग का समितियों का प्रकार बताना है, ठीक है। स्थायी समिति और अस्थायी समिति। अस्थायी समिति में कोई ज़्यादा नहीं है। स्थायी समिति को हमको स्पेशली जो है वित्तीय समिति को बताना है, जो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी-कभी मेंस में भी वित्तीय समिति का महत्व पूछ लेता है, या पूछ लेता है कैसे वित्तीय समिति जो है सरकार के आर्थिक नीतियों पर नियंत्रण या खर्च पर नियंत्रण बनाए रखती है।
समालोचनात्मक विवेचना करें, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसको पढ़ना जरूरी है। लोक लेखा समिति हो गया, प्राक्कलन समिति हो गया, सरकारी उपक्रम समिति, तीन ही हम लोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो कल हम लोग इसको करेंगे। समझ में आ रहा है तुम लोग को? हैं? किसको समझ में नहीं आ रहा हाथ उठा दो। किसको समझ में नहीं आया है पूरा क्लास में? नहीं आया? अनुदान होच पोच हो गया, क्यों?